Hello student, today I am going to teach you kings and kingdoms of the early medieval period and today's topic is the Cholas of Tanjavur. The Cholas of Tanjavur कैसे राइज हुआ, कैसे एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे राजा कौन थे, फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो ये सब आज आप पढ़ेंगे। तो चोल मंडल जो कि एक एंशिएंट चोल किंगडम था, एक चोल साम्राज्य था और ये कावेरी डेल्टा में सिचुएटेड था। कावेरी डेल्टा में ये स्थित था और उरयूर के साथ, उरयूर क्या है तो इसको मॉडर्न तिरुचिरापल्ली भी बोला जाता है। तो ये जो उरयूर था इस चोल मंडल का कैपिटल था और ये कारिकल के अंडर में ये रोज हुआ, इसका उदय हुआ और जो करिकल के जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, तो उनके अंडर में ये डिक्लाइन हो गया, यानी इसका पतन हो गया। तो 9th सेंचुरी में विजयालया जो कि एक चोल चिफ्टन थे, चोल मुखिया थे, तो उन्होंने स्मॉल टेरिटरीज़ पर जो कि कावेरी के नॉर्थ में पड़ता था तो वहाँ पे रूल किया। उन्होंने तंजावुर को कंक्वेर किया, जीता और उसको अपना कैपिटल बनाया। उन्होंने चोल रूल को भी, चोल जो शासन था उसको भी एक्सटेंड किया और तंजावुर के आसपास के क्षेत्रों पे भी अपना जो शासन था वो बढ़ाया। उनके सक्सेसर जो थे तो उनके सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने मदुरई के पांडेज, कांची के पल्लव और श्रीलंका के रूलर्स को हराया। हाउएवर ये जो चोलास थे AD 949 में इनको सफ़र करना पड़ा, इनको वापस में ये को हारना पड़ा क्योंकि राष्ट्रकूटों ने इनको हरा दिया। तो हम पढ़ते हैं कुछ मुख्य राजा, चोल वंश के कुछ मुख्य राजा जो थे वो कौन थे। तो सबसे पहला है राज राजा फर्स्ट और ये इसका शासनकाल जो था वो AD 985 से 1016 तक था। तो चोलास जो थे वो राज राजा फर्स्ट के अंडर में रिकवर हो रहे थे, अपनी शक्ति को वापस पा रहे थे और इन्होंने एक डेक्कन के लार्ज पार्ट पे अपना जो कंट्रोल था वो इस्टेब्लिश किया था और उनकी पावरफुल नेवी भी थी। नेवी यानी कि जल सेना थी, पावरफुल शक्तिशाली जन सेना थी और इसी के बलबूते पे राजा फर्स्ट ने श्रीलंका पे जीत हासिल की और लक्षद्वीप एंड मालदीव जो है, यानी कि जो लक्षद्वीप और मालदीव पे उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया। तो राजा फर्स्ट जो थे उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस है और इसको राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तो इस टेम्पल को उन्होंने तंजावुर में बनवाया और जो आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचू, यानी कि जो ब्रॉन्ज स्टैचू बनाने की जो कला थी तो वो राजा और उनके जो उत्तराधिकारी थे तो उनके शासनकाल में ये बहुत ही फली फूली। राजेंद्र चोल फर्स्ट, ये इनका शासनकाल 1016 से 1044 तक रहा। तो राजेंद्र चोल फर्स्ट जो थे ये राजा फर्स्ट के सन थे और उनके उत्तराधिकारी थे। तो जो तिरुमलई में एक इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उनकी आर्मी ने पाल रूलर ऑफ बंगाल को हराया, यानी कि बंगाल का जो पाल रूलर था उसको हराया और हरा करके वो गंगा तक पहुंच गया। इसके बाद राजेंद्र चोल ने अपने आप को गंगई कोंडा के नाम से घोषित किया। गंगई कोंडा अपने आप को टाइटल दिया। गंगई कोंडा का मतलब होता है द कंक्वेरर ऑफ गंगा, यानी कि गंगा पे जीत हासिल करने वाला। उन्होंने एक तंजावुर के निकट एक टेम्पल भी बनाया, एक टेम्पल नहीं, सिटी ऑफ टेम्पल्स बनाया
और इसका नाम दिया गंगईकोंडा चोलापुरम। तो राजेंद्र चोल फर्स्ट की जो नेवी थी वो साउथ ईस्ट एशिया तक गई और उसने श्रीविजय के राज्य के फोर्सेस को हराया। उसके बाद उन्होंने चोलाज का जो व्यापार, जो फ्लोरिशिंग ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया के साथ और साउदर्न चाइना के साथ, यानी इनके साथ जो व्यापार था उसको भी रिस्टोर किया, उसको बढ़ाया आगे और बढ़ाया। तो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, जो अंदरूनी विद्रोह थे, वो बार बार होते रहते थे और इस वजह से कई युद्ध उनको किंगडम्स के साथ भी, जो नेबरिंग किंगडम्स थे यानी कि जो पड़ोसी जो राज्य थे, उनके साथ भी कई युद्ध लड़ना पड़ता था। और इसी वजह से जो अंदरूनी जो कन्फ्लिक्ट था, अंदरूनी जो विद्रोह था और नेबरिंग किंगडम के साथ जो लगातार वार हुआ, जो लगातार युद्ध हुआ, तो उसके कारण 13th सेंचुरी में चोल किंगडम का पतन हो गया। गंगईकोंडा चोलापुरम का ये एक बिल्डिंग है। इसी तरह के उन्होंने और भी बिल्डिंग यहाँ पे बनवाया था। चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि चोल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा था, तो किंग जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और वही रॉयल ऑर्डर इशू करता था, जो कि एक पाम लीफ पे लिखा जाता था और यह हैंड रिटेन होता था, हाथ के द्वारा ही लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। तो कभी कभी ये जो ऑर्डर थे वो वॉल पे यानी कि दीवालों पे, यानी टेम्पल्स की दीवालों पे लिखे जाते थे ताकि लोग जो है वो देख सकें। और किंग जो था वो आर्म फोर्सेस को कमांड करता था, जिसमें कि इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड पावरफुल नेवी होती थी। यानी कि इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी घुड़सवार और एलिफेंट्स हाथी सवार वगैरह भी होते थे, और उनकी जो जल सेना थी ये सब होती थी। और वो जो था उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, यानी मंत्रियों का एक काउंसिल होता था जो हर विभाग की देखभाल, मतलब कि हर एक मंत्री के जिम्मे अलग अलग डिपार्टमेंट होता था। जिस प्रकार से आज है, जैसे कोई स्वास्थ्य मंत्री है यानी कि हेड मिनिस्टर है, कोई जल मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, तो उसी टाइप से उन लोगों को भी अलग अलग विभाग सौंप दिया जाता था। तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अधिकारियों की एक चेन के द्वारा, अधिकारियों का एक चेन बना हुआ था, उसी के द्वारा ये कैरी किया जाता था। और चोल रूलर जो थे, तो जो हाई ऑफिशियल होते थे यानी कि जो उच्च अधिकारी थे, रिच लैंड ऑनर यानी कि जो अमीर जो ज़मीन मालिक जो होते थे, और जो सामंतवाद, वफादार सामंतवाद होते थे, तो उनको चोल रूलर जो थे रिवार्ड देते थे, इनाम देते थे, और इस इनाम के रूप में उनको टाइटल देते थे, जैसे कि अरैयर यानी कि चिफ्टान, मुवेंडवेलन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो 3 रॉयल हाउसेस, चोलाज के 3 रॉयल हाउसेस, यानी कि सिर्फ चोलाज नहीं, चोलाज, चेराज और पांड्याज के 3 रॉयल हाउसेस को सर्व करता है, उसको मुवेंडवेलन कहा जाता था। इसका टाइटल दिया जाता था। तो लैंड और ट्रेड पे जो टैक्सेस जो होते थे वो मेन सोर्सेस थे रिवेन्यू के, और चोलाज जो थे वो इन टैक्सेस को लैंड, फॉरेस्ट, माइंस, साल्ट, इन सब से कलेक्ट करते थे, और वो कस्टम ड्यूटीज़ भी कलेक्ट करते थे। और उसके बाद वो जो लेबर होता था वेटी, तो वो कैश में उनको पे नहीं करते थे, यानी कि दोज हु कुड नॉट पे इन कैश हैड टू पे थ्रू वेटी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि कैश पे नहीं कर सकता था,
तो वो वेटी पे करता था, यानी कि फोर्स्ड लेबर, यानी कि उसको मजदूरी करना पड़ता था। यदि वो कैश के रूप में टैक्स नहीं पे करता है तो उसको मजदूरी करनी पड़ती थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न कैसा होता था, तो किंगडम जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको कि मंडलम या वलंडूज बोला जाता था। और ये जो प्रिंसेस या हाई ऑफिशियल जो थे, तो ये प्रोविंसेस के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए जाते थे। मंडलम आगे नाडूज में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था, और नाडूज जो थे वो सब डिवाइडेड थे, यानी कि आगे जाकर और भी डिवाइडेड थे। कुर्रम में, कुर्रम किसको बोला जाता था, तो ग्रुप्स ऑफ विलेज को। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो था वो था ग्रामम, यानी कि विलेज। सबसे जो छोटा था वो विलेज ही था, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो लार्ज टाउन जो था वो उसको ट्रीट किया जाता था सेपरेट कुर्रम के रूप में, उसको ट्रीट किया जाता था, यानी कि सेपरेट ग्रुप ऑफ विलेज के रूप में उसको ट्रीट किया जाता था, और इसको टेनियार बोला जाता था। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो चोलाज जो थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, जो कि कुछ इंस्क्रिप्शन पे भी डिस्क्राइब किया गया है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 3 टाइप से, उसमें 3 टाइप्स की असेंबली होती थी, ऊर्ज, सभा और नगरम। तो ऊर्ज जो था विलेज असेंबली था, और इसमें ऑल क्लास ऑफ पीपल जिनके पास अपना लैंड होता था, जो विलेज के अंदर रहते थे, वो आते थे। सभा जो था ब्राह्मण असेंबली था विलेज में, जो कि ब्राह्मण के द्वारा ऑन किया जाता था। और वो असेंबली जो कि किसी एरिया में सिर्फ ट्रेडर्स के द्वारा इनहेबिट किया जाता था, उसको नगरम बोला जाता था। तो ये जो ऑल जो असेंबलीज़ थे ये कमिटीज़ के अंडर में काम करते थे, कमिटीज़ के द्वारा काम करते थे। और ये कमिटीज़ इरिगेशन, रोड, टेम्पल, लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू और सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, तो इन सबकी देखभाल करना, इन सबको अच्छे ढंग से चलाने का काम इन कमिटीज़ का होता था। तो एक इंस्क्रिप्शन जो है उत्तरामेरूर में पाया गया है। उत्तरामेरूर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे मेंबर जो थे वो कमिटी के जो मेंबर थे वो कैसे इलेक्ट होते थे उसकी सभा से। तो मेंबरशिप जो था वो मेन के लिए ओपन था, जो कि 35 से 70 ईयर्स के बीच में जो आते थे। 35 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच में किसी का भी एज होना चाहिए था, तो वो मेंबर बन सकता था। और हाँ, जिनके पास अपना लैंड हो, जो टैक्स पे करते हों, और जिनका अपना घर हो, और वो उन्हें हिंदू, और उन्होंने क्या हिंदू सैक्रेड टेक्स्ट भी, जो हिंदू जो पवित्र ग्रंथ हैं, तो उनको सीखा हो, और वो ऑनेस्ट हो, वेल वर्स हो बिजनेस में, और 3 सालों में किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं रहे हो, तो ऐसे लोग जो थे वो इस कमेटी के मेंबर बन सकते थे। तो वो व्यक्ति जो कि गिल्टी होता था, किसी भी पाप में, किसी भी गलत कामों में लिप्त पाया जाता था, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। और वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाई हो जाता था जो कि अपने अकाउंट्स को सबमिट करने में फेल हो जाता था। तो जो अपने अकाउंट को सबमिट करने में फेल हो जाता था, नहीं कर पाता था, तो वो और उसके रिलेटिव जो थे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते थे। तो ये जो एरिया था, एरिया वार्ड में डिवाइडेड था, और उत्तरामेरूर में 30 वार्ड्स थे। तो हर मेंबर के जो वार्ड थे, हर वार्ड के जो मेंबर थे, तो वो अपने एलिजिबल कैंडिडेट का जो नाम था वो एक पाम लीफ के टिकट पे लिखते थे। और जो ऑल टिकट जो होता था, सारे जो टिकट्स होते थे वार्ड के, एक वार्ड के, तो वो एक साथ बंच कर लिए जाते थे और एक पॉट में डाल दिए जाते थे। मतलब एक पॉट के अंदर बहुत सारे
नाम जो है वो जिस तरह से लॉटरी सिस्टम होता है उस तरह से कर दिया जाता था, यानी कि सारे जो पाम लिप्स में लिखे हुए जो नाम थे वो एक पॉट में डाल दिए जाते थे और उसको जो बंचेस थे और सारे वार्ड के, तो वो सारे वार्ड्स के जो बंचेस थे वो एक ही पॉट में डाल दिए जाते थे और इसके बाद विलेज असेंबली के प्रेजेंस में इनकी जो विलेज सभा जो थी उसकी उपस्थिति में यंग बॉय जो होता था, एक छोटा बच्चा जो होता था, वो उसमें से एक बंच निकालता था और उसको एक एम्प्टी पॉट में डाल देता था और उसके बाद ये जो पॉट होता था वो शेक किया जाता था, हिलाया जाता था और उसके बाद वो बॉय जो होता था एक टिकट को उसमें से वो जो एक वार्ड के लिए एक टिकट को चूज करता था और जो भी वो चूज करता था जो भी टिकट, तो जिसका भी नाम होता था उसमें, तो वही मेंबर चुना जाता था और सारे वार्ड के साथ भी ऐसा ही होता था।